नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज आइए बात करते हैं मानव विकास रैंकिंग की, यानी कि यूएन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है। इसमें तमाम चीज़ों पर देश को पैमाना बना करके उनकी रैंकिंग की जाती है कि कौन सा देश कहाँ है। तो अब ये इस साल की रिपोर्ट आ गई। मानव विकास दर में भारत खिसक गया है। ये यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है 2021 की। 191 देशों में 132वें नंबर पर हैं हम। 2020 के मुकाबले एक स्थान नीचे आए। 2020 में भारत कहां था? 189 देशों में 131। 2021 में जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू, वो 0.633 थी। 2020 में वो 0.645 हो गई है। अपेक्षित स्कूली शिक्षा जो है वो 11.9 साल है। स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 वर्ष है। गिरावट की एक बड़ी वजह कोरोना संकट को माना जा रहा है। गिरावट की वजह कम होती औसत उम्र भी है। भारत जो है वो औसत उम्र 69.7 से घटकर 67.2 हुई है और विश्व में औसत उम्र 72.8 से घटकर 71.4 यानी कि 72.8 से घटकर 71.4 हुई है कोरोना के चलते, क्योंकि इतनी मौतें हुई थी। भारत में ये 69.7 से घटकर 67.2, यानी कि अगर आप देखें तो यहां पर जो औसत उम्र है भारत में वो ज्यादा तेजी से नीचे गई है अगर ग्लोबल आप आंकड़ों के बारे में बात करें तो उसमें। आइए अब आपको बताएं ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। तो ये मानव विकास सूचकांक है। 3 आयामों के तहत यह आकलन किया जाता है। पहला, लंबा और स्वस्थ जीवन। दूसरा, शिक्षा तक पहुंच। तीसरा, बेहतर जीवन स्तर। इन 3 पैमानों पर यूनाइटेड नेशंस ये मेजरमेंट करती है और उसमें हमारी पोजीशन खिसकी है। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको मापने के पैमाने क्या हैं? औसत उम्र, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, अपेक्षित स्कूली शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय कि कितनी आपकी अर्निंग है उसके हिसाब से। बात यह है कि पिछले 5 साल से हम लोग बेहतर हो रहे थे, लेकिन इस साल हम लोग नीचे खिसक गए। पर अगर आप इंटरनेशनल अगर वो देखें, अंतर्राष्ट्रीय और देशों का अगर आप देखें, तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा गिरे हैं इन सब पैमानों पर। तो जो सवाल इंडिया का में सवाल पूछ रहे हैं हम, वो ये है आपके स्क्रीन पर। मानव विकास दर में भारत की रैंक क्यों खिसकी? यूएनडीपी की रिपोर्ट में भारत की रैंक आ गई है 5 साल तक बढ़ने के बाद क्यों गिर रही है रैंक? क्या सिर्फ कोरोना वजह है या कुछ और स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय में क्यों आई है इस रिपोर्ट के हिसाब से गिरावट? और क्या एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें भारत इस रिपोर्ट को, हमने देखा है पहले जब इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं तो भारत उसको रिफ्यूट करता है, उसको मना करता है, ये कहता है कि इसमें ये चीज ढंग से नहीं ली, वो ढंग से नहीं ली। लेकिन यही रिपोर्ट आपको ऊपर भी दिखा रही थी, तो तब सही अब गलत या दूसरी तरफ। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। भावेश पांडे समर्थक हैं बीजेपी के, निखिल डे फाउंडर मेंबर हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के, आलोक वत्स नेता बीजेपी, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अब सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल डे साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे देखा जाए। ये रिपोर्ट केवल इस साल की बात नहीं है संकेत जी। आप सोचो, जब भारत अपने आप को एक इकोनॉमिक सुपर पावर कहे, भारत कहे कि हम हमारे सारे लोगों के लिए सब कुछ करेंगे और हम 132वें स्थान पर रहे, और हम इसके जैसे अनेकों रिपोर्ट आते हैं मातृत्व दर का, हम एक तरीके से जो लोगों के न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन की स्थिति है, बच्चों की मैल न्यूट्रिशन, अलग अलग किस्म के रिपोर्ट साल भर आते रहते हैं और सरकारें कहती रहती है कि नहीं, ये पिछले साल से हम थोड़े ठीक हुए। लेकिन हम मोटे रूप में आप पूछे कैसे देखना चाहिए, कहाँ है 132? मान लो हम एक जगह और आगे भी बढ़ जाते तो 131 ठीक होता क्या भारत जैसे देश के लिए?
जहां हमारे एक तरफ तो लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, और कोविड की बात है तो पूरी दुनिया ने कोविड को, पूरी दुनिया प्रभावित हुई, तो हमारा गिरना तो बहुत गंभीर है। और इक्का दुक्का स्थान ठीक होना वो ठीक नहीं है, हमें ये मानना पड़ेगा इस देश में। और अभी अभी एक दर आया, एनसीआरबी के जो डेटा आए हमारे देश के, वो मजदूर, वो गरीब वर्ग, वो सबसे ज्यादा पीड़ित है। वो 4 में से 1 उनके सुइसाइड्स हो रहे। हम उन चीजों को भी देखें हमारे देश के अंदर, तो किसके ऊपर स्थिति बिगड़ रही। ये बात सही है कि एक वर्ग तो बहुत ठीक ठाक है, वो पैसा भी कमा रहा है, उसको कोरोना के टाइम में उनके और अमीरी भी बहुत हुई, लेकिन एक बड़ा वर्ग है इस देश में जो बहुत संकट में है, संकट में रहा है। और ये चीजें किससे आगे बढ़ेंगे? हम शिक्षा से ही आगे बढ़ेंगे। हमारे स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम थोड़ा लंबा जिएंगे। हम तो कम, हमारे जीने की स्थिति और कम, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं हम कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीने का दर कम हो रहा है, और पूरी दुनिया में कम हुआ है, लेकिन जैसे आपने बताया हमारा और भी गिर रहा है। तो ये बहुत गंभीर तरीके से हमें इन चीजों को लेना चाहिए, और हम बिलो वर्ल्ड एवरेज रहना, संकेत जी, हम अपने आप से सवाल पूछे मैं कि क्या हम वहां ठीक है? हम खुश हैं कि हर साल हम दुनिया के आलोक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आलोक जी, आपने सुना निखिल दे साहब का क्या कहना है? ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है जिसने अपनी रैंकिंग दी है। जाहिर सी बात है ये कोरोना काल का समय है, लेकिन उसमें बाकी देशों के मुकाबले हम जो इंडेक्स है, जो अलग अलग पैमाने हैं, उसमें ज्यादा गिरे हैं। तो आपको नहीं लगता ये चिंता का विषय है? देखिए, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, लेकिन आप इस चीज को भी नहीं भूलिए कि अनसर्टेन टाइम्स में अनसेटल्ड लाइफ सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है हिंदुस्तान के अंदर। एक तो हमारी पॉपुलेशन 135 के आसपास है, थोड़ा ज्यादा ही होगा, और जिस तरीके से कोरोना ने हमको प्रभावित किया और जिस तरीके से उससे लड़ने के लिए हमको बहुत सी चीजों का उपाय करना पड़ा, उसमें लोगों की नौकरियां गई, लोगों की जानें भी गई, लोगों के लिए दवाइयों का इंतजाम करना पड़ा, उन लोगों के लिए राशन मुहैया कराना पड़ा। उसके ऊपर जो वैश्विक मंदी है उसको भी आप भली भांति उससे आप अवगत हैं कि वैश्विक मंदी कितनी तेजी से लागू हुआ है, और जो यूक्रेन और रशिया का वार है उसने भी बहुत चीजों को प्रभावित किया है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर, नहीं, यूक्रेन रशिया वॉर का इस रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो 2022 में हुई थी, ये रिपोर्ट 2021 की है। 2021 में अगर यूक्रेन वार नहीं था तो ठीक है, इससे प्रभावित, लेकिन जो कोरोना के स्पिन ऑफ न्यू वेरिएंट्स अभी भी आ रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों के अंदर एक भय है और अभी भी लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं, और आए दिन कोई ना कोई इसके नए वेरिएंट के चपेट में आ रहा है, तो ग्लोबली नहीं, वो बात देखिए, एक बात हुई। देखिए आलोक जी, और मैं आलोक अभय दुबे के पास जाना चाहता हूं। अभय जी, आप देखिए कि ये मानव विकास सूचकांक किन चीजों पर तय किया जाता है। 3 आयाम होते हैं इसके। पहला, लंबा और स्वस्थ जीवन। वहां पर भारत की औसत उम्र 69.7 से घटकर 67.2 हो गई है। यानी कि अब 2021 में यूएनडीपी के हिसाब से जो औसत उम्र है वो 67.2 है। लगभग 70 थी, उससे इतने कम, ऑलमोस्ट 2.5 3 हम लोग नीचे आ गए। औसत स्तर, इतनी औसत उम्र जो है विश्व की, वो इतनी तेजी से नहीं गिरी। अगला है शिक्षा तक पहुंच, वहां पर भी गिरावट हुई है। स्कूली शिक्षा में औसत वर्ष जो है वो 6.7 साल हो गया है। और तीसरा है बेहतर जीवन स्तर, उसमें भी कमी आई है। संकेत, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने विषयों पर कोविड महामारी के पीछे छुपने की कुचेष्टा करेगी, बताएं? ये पहली रिपोर्ट है क्या? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया उसमें भी हम 101 पे देश के स्थान पर पहुंचे 116 देश में। एनएसएसओ ने इस कोविड के क्राइसिस के पहले रिपोर्ट दी कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई। स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने कोविड के क्राइसिस के पहले बताया कि 70 साल में पहली बार हुआ। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा वो देते हैं कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए के स्तर पर आ गया।
तो मिंट स्ट्रीट मेमो ने कोविड के पहले रिपोर्ट दी कि सरकार की नोटबंदी से और गलत जीएसटी को तरीके को इम्प्लीमेंट करने से हिंदुस्तान का एमएसएमई तबाह हो गया, आरबीआई ने रिपोर्ट दी। क्रेडिट ग्रोथ हिंदुस्तान की कोविड क्राइसिस के पहले गिरी, कोविड के पहले लगातार 8 क्वार्टर तक ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की गिर रही थी। सारे के सारे आप देखिए ना, अभी निखिल ने बिल्कुल ठीक कहा, आप जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए 19 से 21 के बीच, उसमें बड़ा सर्वे तो कोविड क्राइसिस के पहले ही हुआ है, कोविड के बाद तो सर्वे भी नहीं हुआ। उसने ये बताया कि 11 राज्यों में तो कुपोषण की अवस्था बहुत गंभीर हो गई। संकेत, कल्पना कीजिए कि 5 से 59 मंथ के बच्चों में जो एनीमिया था, एनीमिक थे, वो 58% से 67% चले गए। 57% हिंदुस्तान की महिलाएं एनीमिक हैं। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट इस बात का हवाला देती है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाने पर काम कर रही है। उनको कोई सरोकार नहीं हिंदुस्तान के नागरिकों, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बताया क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ऑक्सफैम ने जो बताया कि 12 करोड़ लोगों के रोजगार गए, 84% लोगों की आमदनी घटी। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने बताया कि 10% हिंदुस्तान के लोगों के पास 27% आमदनी का पहुंचा है। 142 लोग अगर 30 लाख करोड़ रुपए कोविड क्राइसिस में कमा लेंगे तो फिर हिंदुस्तान के आम लोगों के पास क्या बचेगा? सिर्फ महामारी की विभीषिका ही उनके हाथ लगेगी। तो ये जो संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण नहीं है, यही सबसे बड़ी बीमारी इस सरकार की है। ये कोविड के पीछे इनको छुपना बंद कुछ कर देना अर्थशास्त्रियों चाहिए। से मैंने बात की, उनका ये कहना था जब इस तरीके की स्थिति आती है क्राइसिस में तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन ऑफ फंड्स होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि खर्च करने के आयाम नहीं होते, मौके नहीं होते। तो इस वजह से जो बिजनेस घराने होते हैं, बिजनेस के लोग होते हैं, वो अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब मार्केट खुलती है तो फिर वो पैसा लगना शुरू होता है, बटना शुरू होता है, उसमें निवेश होता है। यह भी एक तर्क दिया जाता है। मैं इस पर आपका जवाब चाहूंगा। नहीं, लेकिन ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट तो उसके पहले की है, ये आज का ट्रेंड नहीं है। देखिए हुआ क्या है, जो आरबीआई की अगर आप विस्तार से मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उसने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है वो 30% जीडीपी में है, उसका एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन है और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। अगर बैकबोन हिंदुस्तान की तोड़कर कुछ मुट्ठी भर घरानों को लाभ पहुंचाएंगे, आप देखिए इकोनॉमी कब फलती फूलती है, जब आपकी परचेस पावर आम लोगों की बढ़ती है, तब पैसा एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को पोषित करता है। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के पास बीते 8 साल से पैसा अगर जाएगा, नोटबंदी की भी सेम यही कहानी है। इसलिए जितनी सरकार की आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पढ़ लीजिए, वो तो साफ आरोप लगाती कि चाइना से आपने गैर जरूरी इतना आया, $100 बिलियन का आपने इंपोर्ट कर दिया। घरेलू उद्योगों को आप अगर पोषित नहीं करते तो उसका व्यापक ठीक फर्क पड़ता है। ठीक। किसान भावेश पांडे जी, भावेश जी, किसान जी, मैं भावेश जी को जरा एक बार बुला लूं। भावेश जी, आप बताइए कि ये जो 3 आयाम हैं, 3 पैमाने हैं, औसत उम्र, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, अपेक्षित स्कूली शिक्षा और आचार हैं, और प्रति व्यक्ति आय, इनमें जो गिरावट आई है भारत में, सब जगह आई है, भारत में ज्यादा आई है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? सिर्फ कोरोना पर छोड़ दिया जाए, फिर तो सवाल ये होगा कि कोरोना के मैनेजमेंट पर सवाल उठेंगे। हम तो तारीफ करते नहीं थकते कि हमने कितना बढ़िया संभाला कोरोना। मैं बिल्कुल हमने बहुत अच्छा संभाला। अमेरिका में कोविड में वहां की 33 करोड़ जनसंख्या है और वहां 10.5 लाख लोग मरे, उससे आधे से भी कम लोग, हमारी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, उसके बाद हम लोगों ने संभाला। अभय दुबे जी की एक बात को पर मैं जवाब देना सर, चाहूंगा। इस चीज पर मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कितनी आलोचना हुई है कि हो सकता है कि आंकड़े ही ना आए हों, सही आंकड़े कि कितने लोग मरे। बिल्कुल सही तमाम रिपोर्ट्स यहां पर एनडीटीवी में हमने की है कि जितना पूरे राज्य का मौत का आंकड़ा बताया जा रहा था, उतने तो एक शमशान घाट में निकल आ रहे थे। बिल्कुल सही आंकड़े थे। कहीं हो सकता है कहीं कोई स्थानीय स्तर पे कहीं कोई ऐसी कमी आई हो, लेकिन 99% सही आंकड़े आए हैं। अब ये आपके पास आंकड़ा कहां से आया कि 99% सही है? बिल्कुल सही आंकड़े आए हैं। हमें अपने प्रशासन पर, हमें अपने प्रशासन पर और अपनी सरकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और जिस तरीके से कोविड में हमारे देश में जिस तरीके से संभाला गया है, इस पे तो आपको बिल्कुल, आप अपने किसी गांव से, जिस गांव से आप आते हैं, वहां पूछिएगा
कि कैसे, संकेत जी अपने गांव में पूछेगा कैसे राशन का वितरण हुआ, कैसे टीकाकरण हुआ, मुफ्त टीका भारत ने लगाया। अभय दुबे जी की जो बात है ना, एक इनइक्वालिटी उनको दिखती है अवसर मिलने में और ये सारी चीजें। पहली चीज तो यूएनडीपी कुछ सीमित आयामों पर ही निर्भर है, उसी पर अपने आंकड़े देता है, उसी पे देश के विकास की सूचकांक तय करता है। अभय दुबे जी ने कहा कि इनइक्वालिटी भावेश जी, जब ये इंडिया को धीरे धीरे आगे खिसका रहा था तब तो ये बात नहीं कही गई। यूएनडीपी के ही इंडिया में रेजिडेंट है सोको नोडा, उन्होंने आज ही ये कहा है कि भारत ऐसा देश है जिसमें पिछले 10 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि चाहे वो सामाजिक समानता हो, चाहे वो लैंगिक समानता हो, सारे स्तरों पर भारत हमें असमानता कम हुई है। असमानता कम होने का काम भारत की सरकार ने किया है, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, इवन सामाजिक लोगों से लेकर अभय दुबे जी से लेकर भारत की सरकार, हर एक व्यक्ति उसमें साझेदार है कि हम लोगों ने अपनी सोच को समाज की सरकार की योजनाओं ने इस असमानता को दूर किया है। ये सोको नोडा ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है, ये यूएनडीपी के रेजिडेंट हैं। अभी यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं कि ये जो देश में ऐसी समस्या आ रही है, भारत के भी संदर्भ में उन्होंने बोला कि ये विश्व में बैक टू बैक जो क्राइसिस आ रही है उसका ये इम्पैक्ट है जो देखने को मिल रहा है। 32 वर्षों में पहली बार इस तरह से पूरे वैश्विक स्तर पर आपको गिरावट दिख रही है, 32 वर्षों में पहली बार दिख रही है ये। और ये 2021 का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, 271 मिलियन 271 मिलियन 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का काम भारत सरकार ने किया है। आप ये समझ सकते हैं कि भारत की सरकार ने, जहां आपके पास 7 एम्स थे, आज आपके पास 16 एम्स है। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य पे काम ही नहीं किया है। 9.8 एक सेकंड भावेश जी देखिए, एक होता है कि काम करना, एक सेकंड भावेश जी, ऐसा है, एक होता है कि काम करना कि हमने ये किया, हमने वो किया, ठीक है, वो हर सरकार जो है वो अपना बखान करना चाहती है कि हमने ये सब किया। लेकिन एक चीज होती है पेस ऑफ ग्रोथ, कि आपने किस रफ्तार से किया, या जिस रफ्तार से समस्या बढ़ रही है उस रफ्तार से काम हुआ या नहीं। बात इस फ्रंट पे हो रही है। निखिल दे, मैं आपके पास आना चाहता हूं। निखिल जी इसका जवाब दे दें जी। मैं काम की रफ्तार बनाम समस्या की रफ्तार। जी, तो रफ्तार बहुत जरूरी है और इसीलिए एक कंपैरेटिव इंडेक्स है, क्योंकि कोविड आया तो पूरी दुनिया पर आया। स्थितियां यदि गंभीर हो रही है क्योंकि कहीं ऑयल क्राइसिस है या कोई और क्राइसिस है तो पूरी दुनिया में हो रहा है, और उसमें यदि हम गिरावट हो रही है हमारी, तो वो भावेश जी और आलोक जी को सोचना चाहिए कि क्या हम उससे संतुष्ट हैं, नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक तौर पर लोगों की और समानता बढ़ना वो एक चीज है जो लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक असमानता बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं। और यदि आलोक जी और भावेश जी फिर से इससे संतुष्ट है कि हाँ एक वर्ग अमीर होते जाए और दूसरी वर्ग की जो बहुत गंभीर स्थितियां हैं उसको हम नहीं ध्यान में रखें, और उनकी आज की तारीख में चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे नरेगा जैसे चीजें जो हमारे कार्यक्रम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार, क्योंकि दोनों बीजेपी के हैं और सत्ता में है, तो इनसे ही सवाल पूछना पड़ेगा कि ये दोनों इन 7 सालों में, जहां 2014 से यदि हम इस दर को देखें, संकेत जी, उस दर को यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि ये फ्लैटन हुआ है और थोड़ा जो अभी हम देख रहे हैं थोड़ा नीचे गिरने लग गया। मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। जरूर ये 4 चीजों को ही देख रहा है, समग्र सारे चीजों को नहीं देख रहा है, लेकिन बार बार जो हम लोगों को गरीबी से संबंधित चीजें या जो लोग किनारे पर हैं आर्थिक रूप से, उन चीजों को देखें तो हमारा इंडेक्स बहुत गंभीर है। और आलोक जी और भावेश जी, आपको सोचना पड़ेगा जरूर कि क्या इससे हम संतुष्ट हैं, क्या हम इससे हम चिंतित नहीं हैं कि हम बहुत उन सारे पैमानों पर, कि जहां हमारा मेलन्यूट्रिशन का पैमाना है 72 साल के यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दुनिया में और हमारा 67 है, तो कहीं ना कहीं हमें उससे तो चिंतित होना चाहिए। बताइए आलोक जी का जवाब। जीना वो एवरेज हम नहीं कह रहे हैं बहुत अमीर देशों की, हम एवरेज की बात कर। देखिए आलोक जी का जवाब। आलोक जी बताइए, जब औसत इतना है विश्व का तो उसमें क्या हम संतुष्ट हैं अपने औसत से? देखिए, संतुष्ट तो हम बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हमें अभी भारत को बहुत आगे ले जाना है। संतुष्टि का तो कोई सवाल ही नहीं है। और एक चीज बता दूं कि भावेश जी ने सही कहा कि जिन पैमानों पर यूएनडीपी
इन आंकड़ों का मूल्यांकन करती है वो बहुत बहुत मायने में सही नहीं है। अब आप देखिए, हेल्थ में, एजुकेशन में, सैनिटेशन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी के बाद अभूतपूर्व काम किया गया है, और इसके बावजूद भी अगर हम इंडेक्स में कम दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। उसके अलावा जो 44 आलोक जी मुझे ये बताइए, जब ये सूचकांक, जब ये आपको ऊपर दिखा रहा था, जब ये दिखा रहा था कि धीरे धीरे हम यूएनडीपी में ऊपर जा रहे हैं, तब तो मैंने ये तर्क नहीं सुने आपसे। तब तो आलोक वत्स ने नहीं गिनाया कि ये देखो ये इतना गलत, वो इतना गलत। अब आज जब ये भारत की औसत उम्र 2021 में 2.5 साल कम दिखा रहा है, जबकि विश्व की औसत उम्र जो है वो 1.4 साल ही कम हुई है। आप फर्क देख रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल का फर्क। गिरावट सब जगह आई है ना, यहां डबल आई है, हमारे यहाँ थोड़ी ज्यादा आई है, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी। तो हम गरीब मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, ये तो सारे लोग जानते हैं, पूरे विश्व में सब लोग जानते हैं कि हमारी यहाँ गरीबी बहुत पुरानी चीज है। कांग्रेस का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा हमें गरीबी ही है, जिससे हम उभार। तो फिर ऐसे में वो सवाल गलत क्यों थे कि सेंट्रल विस्टा की जगह इस स्वास्थ्य और उपचार में लगाए जाएं पैसे? संकेत अब तो चलिए बन गया, अब तो चलिए बन गया, हम दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं गरीब मुल्क, आप ही ने ये बात रखी। सेंट्रल विस्टा एक मजबूरी थी, बहुत से बिल्डिंग थे जो जर्जर हालत में थे, बहुत से बिल्डिंग में अब आलोक जी, करोड़ों रुपया। मतलब सबसे बड़ी हमारी चिंता, देश की सबसे बड़ी चिंता यही थी ना कि फवारा ठीक से चले, घास हरी हो जाए, पानी साफ हो जाए। आप क्या चाहते हैं, जो देश की दुल्हन है उसका हम मुख पे कालिक पोत के रखें, जो पूरे देश दुनिया से लोग। मैं ये चाहता हूं कि देश के बच्चे स्वस्थ रहें, एक आधा खंबा कम लग जाए कोई बात नहीं, देश के बच्चे तो स्वस्थ रहें। जितनी कल्याणकारी योजनाएं, औसत उम्र तो बढ़े देश की। नहीं, जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं 44 की 44 प्रधानमंत्री के, वो किन लोगों के लिए है? वो गरीब तबके के लिए है। जी, अभय दुबे का जवाब। अभय दुबे, मेन टाइम पे चला गया है, फ्रीज हो गया। अभय जी, चलिए अभय जी का वीडियो फ्रीज हो गया, वापस उनके पास जाएंगे, लेकिन निखिल दे, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? जवाब तो बिल्कुल साफ है। हाँ। आप ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये सुंदर बिल्डिंगों का इंडेक्स नहीं है, ना देश के जो मेन पार्लियामेंट हॉल है, या देश में जो पूरा जो रूलिंग क्लास है वो कहाँ रह रहा है। हाँ, वो जरूर, वो एक छोटा सा पैसा है। आम लोगों के आम विकास दर क्या स्थिति है, उनकी आय कितनी है, उनकी जीवन कितना लंबा चलेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ही बेकार मान ले तो हम अपने आंखों के ऊपर ही पट्टी बांध रहे। यहाँ दोनों जो ये साथी लोग हैं, ये रूलिंग पार्टी के, ये देश को चलाने की पॉलिसीज में बात है। एक चीज है कि उसको डिफेंड करो, एक चीज है कि इस देश की जो गंभीर स्थितियां हैं उसके ऊपर ध्यान दें और कहें कि यदि हमारा दर कम हो रहा है, औसत कम हो रहा है, हमारी परिस्थितियां ऐसे हो रही है, हमारे देश के बच्चे लंबा नहीं जी पा रहे हैं, उनका कुपोषण हो रहा है। नहीं, दो चीजें हैं निखिल जी, एक सेकंड, इससे पहले आप आगे बोलें अभय दुबे, मैं आपसे जानना चाहते हैं दो कारण। एक तो सबसे पहले हम ये माने कि हाँ स्थिति खराब है या थी या उसको सुधारना है, उसके लिए इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कबूलना पड़ेगा। और दूसरा ये हो कि हम एकदम बहुत बढ़िया हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, विद्युत गति से प्रोग्रेस हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये रिपोर्ट सही नहीं है। संकेत जी, तो अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो फिर सही रिपोर्ट क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्यों और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। उनके प्रधानमंत्री जी से लेकर आलोक और भावेश तक, इनकी जो 2016 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, इन्होंने खुद ने कहा, मोदी सरकार ने, कि जो आजादी के समय भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 70% थे, वो सरकारों के कामकाज से ये परिस्थितियां बनी कि वो प्रतिशत घटकर 20 हो गया। किस किस रिपोर्ट को नकारेंगे? यूनेस्को की रिपोर्ट को नकारेंगे जो कह रही है कि 11,16,000 शिक्षकों की स्कूलों में हिंदुस्तान के कमी है, या खुद पार्लियामेंट की रिपोर्ट को अभी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे थे, IIM बना दी, IIT बना दी, पार्लियामेंट बता रहे IIT, IIM, IIIT कुल मिलाकर 16,668 पद खाली हैं। तो गवर्नेंस इनके पास कुछ नहीं है।
खुद सरकार की सारी रिपोर्ट बताती, चुनाव के समय ये दबा देते हैं लेकिन फिर वो सरफेस पर आ जाती है। एक दिन सिर्फ अपनी ही सरकार की सारी रिपोर्ट्स को देख लीजिए तो वो बताएगी कि हेल्थ के इंडिकेटर्स की क्या स्थिति है, सोशल इंडिकेटर्स की आपकी क्या स्थिति है। खुद देखिए ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ही पढ़ लीजिए तो पुराने वर्षों से आपको पता पड़ जाएगा कि नए की क्या हालात है। गवर्नेंस पर फोकस नहीं करते ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों में लगे रहते हैं पूरे वर्ष दर वर्ष, इसलिए ये हालात हुए हैं। और आज इस रिपोर्ट को नहीं स्वीकारना, निखिल की बात से पूरी तरह सहमत हूं। छोड़ दीजिए किस राजनीतिक दल की सरकार है, देश को प्राथमिकता दीजिए और स्वीकारिए कि हाँ, हम मानते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और एवरेज इनकम में जो गिरावट आई है हम उसको ठीक करेंगे और वो वर्ल्ड एवरेज से भी अगर हम कम है तो ये विचार करना पड़ेगा। श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से हम पीछे हैं, इस बात को तो कम से कम स्वीकार लीजिए। चलिए, वैश्विक महामारी की वजह से ये परिस्थितियां बनी, लेकिन फिर हम भूटान, श्रीलंका जैसे देशों से पीछे क्यों रह गए? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी ये परिस्थितियां क्यों हो गई? इस सबका मूल्यांकन सरकारों को करना पड़ेगा। जी भावेश जी, जल्दी से आपका लास्ट कमेंट। पहली बात तो हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं हैं, चाहे यूएनडीपी की रिपोर्ट हो, चाहे देश विश्व के किसी छोटे से देश के छोटे से मतलब ये बात आपकी सही है। देखिए, ये मान बैठना कि हम बेस्ट हैं, भारत ने, नहीं भावेश जी, देखिए आपने सही कहा एकदम, मैं भावेश जी से एकदम अग्री करता हूं। ये कह देना कि हम बेस्ट हैं, ये सबसे खराब चीज है। आप बेस्ट नहीं हैं लेकिन आप बेस्ट हो सकते हैं, तो ये चीज भावेश जी मैं आपसे एकदम होने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेस्ट ही होने की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। हमने कभी नहीं कहा बेस्ट है, हम कह रहे हैं हम कल से बेस्ट हैं। हम अपनी प्रतियोगिता खुद से कर रहे हैं, हम अपनी प्रतियोगिता से रोज खुद से कर रहे हैं। हम पिछले साल जैसे थे उससे अच्छे होंगे, फिर पिछले आज जैसे हैं उससे कल अच्छे होंगे। महामारियां हैं उनसे लड़ेंगे, देश की सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। हमारे क्या, हम भारत के डेवलपमेंट से लेकर के गांव के सबसे छोटे पिछड़े व्यक्ति तक हम विकास हमारा जाए, ये हमारी योजना है। सिर्फ वाड्रा को आगे बढ़ाना, सिर्फ बड़े लोगों को आगे बढ़ाना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पंक्ति में सबसे अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना। अगर वो लाभ नहीं पहुंचे तो देश के विकास का कोई मतलब नहीं। ठीक, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। भावेश जी, निखिल दे, आलोक वत्स और अभय दुबे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। महत्वपूर्ण बहस थी, उसमें शामिल होने के लिए। और पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। सिद्दीक कप्पन को 6 हफ्ते दिल्ली में ही रहना होगा, बाद में वो केरल जा सकते हैं। दिल्ली और केरल में हर सोमवार को उन्हें थाने में हाजिरी देनी होगी और साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। 6 अक्टूबर 2020 से वो जेल में है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। पैदल यात्रा के दौरान लोग राहुल से मिल रहे हैं, उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इस यात्रा में लोगों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम साथ चल रहा है। आज राहुल गांधी ने कहा कि जो नफरत फैलाई गई है उसके खिलाफ ये यात्रा है। मेरा कहना है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। और खबर दिल्ली की, आजाद मार्केट में इमारत गिरी है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद हैं। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं और सभी अस्पताल में भेजे गए हैं। कुछ और लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। अभी जो स्थिति है, रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जो सूचना मिली है, 6 से 7 लेबर के आदमी इसके अंदर फंसे होने की संभावना है। जो 5 आदमी इंज्यूर्ड थे उनको हिंदूराव हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हमने अपने लाइव डिटेक्टर से उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करी है, क्योंकि बाहर का शोर भी ज़्यादा है, इसलिए उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे और हम मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गली संकरी है, इसलिए जेसीबी की पहुंचने की संभावना, यहाँ पे वर्क करने की संभावना भी कम है। हालांकि हमने छोटी जेसीबी जो होती है उसको मैसेज दे दिया है, वो पहुंच सकती है।